हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राजीव गांधी आतंकवाद के भेंट चढ़ गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सारे पार्टियों को दुख है इस बात का। और कभी भी उस समय के तमाम विपक्षी नेता ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, उन लोगों ने कभी उस समय के राजनीति में ऐसी बात नहीं की कि आपका जीवन का मोदी हिटलर की मौत मरेगा। ये इस तरह मौत की कल्पना करना, अपने ही देश में कोई व्यक्ति 50 साल की राजनीति करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो आपको ये जरा भी रास नहीं आता कि उसको आप नीच व्यक्ति कहते हैं। कभी कहते तेरी कब्र खोद देंगे। ये हठात बयान नहीं दिया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये कांग्रेस का चरित्र हो चुका है, क्योंकि वो सत्ता से बार-बार बेदखल कर रही है उसको जनता, तो इतना मत बौखलाइए। हमारे एक नेता का बयान कोट करके बताइए जिसने कांग्रेस या किसी विपक्षी नेता का नाम लेकर मौत, मर जा, कब्र खुदेगी, डंडा मारेंगे कहा। और ये कहने वाले छोटे मोटे नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो महोदय जब तुलना करिए तो थोड़ा व्यवस्था से करिए। ये हमारे विवेक जी बोलने लगे कि हम कहते हैं कि इनको एंटी नेशनल। तो अभी 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि भारत को अपना आणविक भंडार समाप्त कर देंगे हम सत्ता में। और 1964 में जब चीन ने परमाणु विस्फोट किया था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसकी तारीफ की थी। 1998 में जब हमने परमाणु विस्फोट किया तो इन्होंने सवाल उठाया क्यों किया। 1962 में इनकी पार्टी का एक धड़ा चीन के आक्रमण का स्वागत कर रहा था। तो अब हमें कहने की जरूरत नहीं कौन किसके साथ था। मगर जो आपने कहा महोदय, मैंने केरल की घटना जो फादर जोसेफ की बताई और सरपंच से जुड़ा, ये तो विपक्ष की सरकार में होगा। इसका हमारे ऊपर क्यों पूछ रहे हैं? और जो सवाल उठता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मार्च 2006 में केरल की विधानसभा ने कोयम्बटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए। इसके लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट और सारे कांग्रेसी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रहे थे। फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम ये नहीं कहते सब घुसपैठिए हैं, मगर घुसपैठियों को आप अपना क्यों कहने लगते हैं? अगर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने कहा है कि आबादी इतनी बढ़ गई, 12% से 40% हो गई, तो नेचुरल ग्रोथ तो है नहीं। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। इतनी नफरत जी देखिए, 2014 के बाद से जो नैरेटिव है इस मुल्क का, चाहे सोशल मीडिया पे हो, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस पे हो, व्हाट्सएप्स पे हो, वो बहुत गिरा है। राजनीतिक रिस्पेक्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी को अपोजिशन दिया करता था और वाइस वर्सा का एक माहौल था, सिकंदर बख्त थे इनके बड़े नेता, वो सब चीज़ें 2014 के बाद मोदी साहब के आगमन के बाद जा चुकी है। इन्होंने कहा आएंगे घर, और भी बहुत जद में, कोई हमारा ही घर थोड़ी मकान थोड़ी ही ना है। राहत इंदौरी की लाइनें बोली, मुझे खुशी है राहत इंदौरी को कम से कम ये कोट कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, आप बहुत नफरत फैला रहे हैं। अगर केरल में प्रोफेसर का हाथ कटा, अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल। अगर आयु पंडित को मारा गया, अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल। हर चीज के लिए अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल। 70 साल से इस देश के अंदर हम सब एंटी नेशनल हैं। राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं, लेफ्ट चाइना का एजेंट है। हम लोग देश तोड़ना चाहते हैं। 70 साल से हमने आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं दी। इस हेट के नैरेटिव को अगर भाजपा बनाएगी तो सड़कों पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या अपोजिशन के लीडर्स सेफ हैं आज? अगर आप प्रियंका गांधी को कोविड के बीच में नोटिस देते हैं, जबकि उनके फादर, उन्होंने देश के लिए जान दी, एक्सपायर हुए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी, वो गांधी परिवार आज भी खतरे में है। कोविड के बीच में आप कहते हैं अकोमोडेशन सरकारी खाली करो, और उनके घर में और कई कोविड पेशेंट्स थे और वो आज एक प्राइवेट अकोमोडेशन में फ्लैट में रह रही हैं। और मैं भी साउथ दिल्ली में पंडारा रोड और उसी एरिया में 20 साल रहा हूं। मैं फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विस। वो दो लोधी स्टेट का एरिया वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है। क्या तर्क है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूं। कोशिश की जाती है उस एरिया में दिया जाए। ये कौन सा तर्क? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, तर्क क्यों नहीं है? कहाँ से तर्क है? मुझे ये बताइए। गांधी नीतियों का विरोध करना इज अ डिफरेंट थिंग। उनकी सिक्योरिटी में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। और ये कहना कि आपके नेता को कहाँ मोटी मोटी करके मारने की बात कही गई है? आपके किस नेता को कहा गया है कि इनको ये सड़क पर निकलेंगे, जूते मारेंगे, डंडे मारेंगे? क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? कुतर्क मत कीजिए ना। नीतियों का आप भी विरोध करते कीजिए, आपको पूरी आजादी है। एंटी नेशनल बोला जाता है, मुझको रोज एंटी नेशनल बोला जाता है, लेफ्ट को एंटी नेशनल बोला जाता है, हमें चाइनीज एजेंट बोला जाता है। राहुल गांधी चाइना में जाकर डील करके, सारे बयान तो उनकी तरफ से भी आते हैं, आपकी तरफ से भी आते हैं, पर ये कामना करना और किसी और का नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से ये कामना करना, ये क्या मैसेज देता है सर? उनको बहुत चाहने वाले हैं, कोई ऐसा आने वक्त आएगा और सच में ये काम कर जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? मैं ट्रंप के असैसिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता वायलेंस हो, मैं नहीं चाहता ट्रंप के ऊपर फिर से हमला हो, लेकिन उन्होंने खुद जो कैपिटल हिल के साथ किया, जिस तरीके की वायलेंस अमेरिकन पार्लियामेंट में पहली बार देखने को मिली, यही तो मेजर प्रॉब्लम है विवेक जी। अरे जो चीज गलत है उसमें इफ एंड बट नहीं आना चाहिए ना। आप लोग ये परंतु किंतु नहीं आना चाहिए, तो कैपिटल हिल को बोलिए, उनको शहीद मत दिखाइए। सत्यप्रकाश जी, और उसके बाद मैं सुधांशु जी वापस आपका रुख करूंगी। सत्यप्रकाश जी, ये बात कि भाई आप लोग हमेशा गांधी परिवार को निशाने पर लेते हैं। आप भी 10 तरीके के बयानात ऐसे देते हैं कि कोई भी उनको चाहने वाला, उनका समर्थक जो है आकर इनके ऊपर हमला कर सकता है। दोनों तरफ से तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष के किसी भी नेता ने अब तक गांधी परिवार या किसी भी नेता के उनके मौत की कामना या कल्पना नहीं करी, या ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे उनका जीवन व्यक्तिगत तौर पर असुरक्षित हो जाए।
विवेक जी जो कह रहे हैं ना कि 2014 से, विवेक जी शायद आपको याद नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी की 2014 में एक रैली थी पटना के गांधी मैदान में और सीरियल बम धमाके हुए थे, पटना के स्टेशन पे हुए थे। ये सुरक्षा का हाल था। सुशील कुमार सिंधे गृह मंत्री थे। क्या किया? क्या उस समय सत्ता पक्ष ने क्या उनको पूर्ण सुरक्षा देने की कोशिश करी या उन चीजों का के खिलाफ कभी कोई ऐसा बयान दिया? नहीं। ऊपर से और जाके कहा मोदी हिटलर की मौत मरेगा। ये इस तरह मौत की कल्पना करना, अपने ही देश में कोई व्यक्ति 50 साल की राजनीति करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है तो आपको ये जरा भी रास नहीं आता कि उसको आप नीच व्यक्ति कहते हैं। कभी कहते हैं तेरी कब्र खोद देंगे। ये हठात बयान नहीं दिया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये कांग्रेस का चरित्र हो चुका है क्योंकि वो सत्ता से बार बार बेदखल कर रही है उसको जनता। तो इतना मत बौखलाइए। राजीव गांधी आतंकवाद के भेंट चढ़ गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सारे पार्टियों को दुख है इस बात का। और कभी भी उस समय के तमाम विपक्षी नेता ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, उन लोगों ने कभी उस समय के राजनीति में ऐसी बात नहीं की कि आपका जीवन अभी अजीज साहब ने कहा कि हेट स्पीच जो है वो इस दरमियान ज्यादा बड़ी है। इस तरीके के बयान ज्यादा आने लगे हैं। एक बारीकी है, नीतियों के प्रति जो विरोध है उसमें थोड़ी नफरत की भावना है, लेकिन नफरत की भावना इस कदर नहीं है कि उनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के खिलाफ किसी भाजपा के नेता ने बयान दे दिया कि बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद आज उस कांग्रेस पार्टी का सांसद है। नफरत फैलाने वाले तमाम लोग मोहब्बत की दुकान के चादर ओढ़कर सो रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस को इस पर सोचना पड़ेगा। सतीश केसरी सिंह साहब, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है या सबके सब इस हमाम में नंगे? हमाम में नंगे हैं, है कि नहीं? हमाम में नंगे हैं। कोई भी इस तरह का बयान देते हैं तो ये तो गलत बात है। लेकिन हाँ, आप इससे तो एग्री करेंगी कि हेट स्पीच बढ़े हैं, राजनीति दुश्मनी जैसा लगता है, युद्ध जैसा लगता है। ये तो बात है। दूसरी बात, कोई 80-20 की राजनीति कर रहा है तो उसके उलट में कोई 20-80 की राजनीति कर रहा है। कुछ तो ऐसे ही दिक्कतें आएंगी। सवाल यह है कि नीतियों पे बात हो तो सब कुछ जायज है। जो राजनैतिक बयान भी है, राजनैतिक बयान को आप इस तरह से मोड़ लें, ये भी गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लगता है कोई एक नया अपना एजेंडा चलाने का प्रयास है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये जो आज सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको कुछ दिन और पहले करना चाहिए था और लगातार करना चाहिए था। अभी तो क्या है, अब आप देखिए 48 घंटे में हुआ क्या। अब एक वहां का क्या नाम है, बंगाल के एक राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बेकार है, माने उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं देते। ये राजनीति में मान्य नहीं है। और सबको घुसपैठिया मान लेना, चले जाओ पाकिस्तान। अरे ठीक है भाई, ऐसी तरह की बात नहीं करो। लेकिन अब कोई कहता है कि हाँ जी कब्र खुदेगी, इसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अगर कहा था तो एकदम मतलब उसको एकदम क्रिटिसाइज होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। लेकिन समसामयिक विषयों से पता नहीं, मैं तो सुधांशु जी थोड़ा सा अचंभित तो आते। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस, अभी कुछ देर में आ ही जाएंगे कार्यकर्ताओं से मिलने। लेकिन अभी तो चर्चा रूबिका जी आपको भी करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। सर अच्छा, वो भी कर रहे हैं। अरे आप ही को बुलाया वो गया जो था, कल हुआ, invite किया सुनिए गया ना, था। कल वो हुआ यूपी में, तो आपने कल डिस्कशन किया। लेकिन ये जो विषय है, अगर कोई नया बयान कोई इस तरह का आ जाता है तो बहुत जायज है इस बात को करना, एकदम जायज है। और इसकी एक लेकिन वो तो सुधांशु जी ने कहा ना कि आज बकायदा एक आर्टिकल आया है और उसमें डिटेल में ये बातें कही गई है। थ्रेट परसेप्शन की टेक्निकलिटी में नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी उस मसले पर रिस्पॉन्सिबली मैं कैसे वो बयान दे दूं। लेकिन जो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल आप थोड़ा समय जो है, नहीं जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब मैं सुधांशु जी से ले लेती हूँ, है ना? सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। देखिए सतीश सिंह साहब, अगर ये कहें कि सभी नंगे हैं तो मैं विनम्रता से कहूंगा, हमारे एक नेता का बयान कोट करके बताइए जिसने कांग्रेस या किसी विपक्षी नेता का नाम लेकर मौत, मर जा, कब्र खुदेगी, डंडा मारेंगे कहा। और ये कहने वाले छोटे मोटे नहीं थे, केंद्रीय मंत्री स्तर के। तो महोदय जब तुलना करिए तो थोड़ा मतलब व्यवस्था से करिए। ये हमारे विवेक जी बोलने लगे कि हम कहते हैं कि इनको एंटी नेशनल। तो अभी 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि भारत को अपना आणविक भंडार समाप्त कर देंगे सत्ता में। और 1964 में जब चीन ने परमाणु विस्फोट किया था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसकी तारीफ की थी। 1998 में जब हमने परमाणु विस्फोट किया तो इन्होंने सवाल उठाया क्यों किया। 1962 में इनकी पार्टी का एक धड़ा चीन के आक्रमण का स्वागत कर रहा था। तो अब हमें कहने की जरूरत नहीं कौन किसके साथ था। मगर जो आपने कहा महोदय, मैंने केरल की घटना जो फादर जोसेफ की बताई और सत्तन से जुड़ा, ये तो विपक्ष की सरकारों में होगा। इसमें आप हमारे ऊपर क्यों पूछ रहे हैं? और जो सवाल उठता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए क्या इसमें विपक्ष का हाथ था? मार्च 2006 में केरल की विधानसभा ने कोयम्बटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए, इसके लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट और सारे कांग्रेसी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर रहे थे। और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम ये नहीं कहते सब घुसपैठिए हैं, मगर घुसपैठियों को आप अपना क्यों कहने लगते हैं? अगर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि आबादी इतनी बढ़ गई, 12% से 40% हो गई, तो नेचुरल ग्रोथ तो है नहीं। फिर मैं अपने सारे विरोधियों से कहता हूं, हमारे किसी नेता का बयान बताइए, मौत, कब्र, मर जा, नीच, ऐसा हम लोग और बोटी का बयान 2014 से पहले। विवेक जी आप तीनों को सुधांशु त्रिवेदी खुला चैलेंज कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट बता दीजिए ना कि आपके किसी नेता को,
सतीश जी आपने यहाँ मतलब आपके नेता नहीं, नहीं, लेकिन देखिए, कोई एक ऐसा बयान बता दीजिए। देखिए बात सही, अरे मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि अगर कोई कब्र मौत की बात करता है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दृष्टि से बयान देता है कि दलाली, खून की दलाली, मौत का सौदा, अगर ये सब राजनीतिक है, चुनाव के समय का होता है, ये इसको उतना ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, आप सुन लीजिए, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मुझे आप बताइए, आप घुस, ऐसा लगता है मेरे मन में है, ऐसा मेरे मन में है, बताता हूँ कि आप, हमको लगता है कि एक पूरी पार्टी या पूरा संगठन जो है वो ऐसा समझती है कि घुसपैठिया और देश का मुसलमान एक ही है, ऐसे तो आप क्यों इस तरह के एक मतलब इस तरह का काम करते हैं भाई? घुसपैठिए होंगे 2 करोड़, हो सकता है 2 करोड़ हो, लेकिन मुसलमान तो 24 करोड़ है। ये तो आपका पर आपके मन में ये विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं कहा है। नहीं, जो देश का मुसलमान है वो देश का मुसलमान है भाई, वो ये कह रहे हैं कि जो सुनिए यहाँ पर रोकूंगा, मैं भी आपको रोकूंगी, इसलिए सरल मत बनाइए। अरे आपने बोला जाता है तो उसका मीनिंग ऐसा ही होता है, आपने ज्यादा पेचीदा बना दिया है। घुमा के बोलने, घुमा के क्या? मुझे ये बताइए कि घुसपैठियों के साथ आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं रहेंगे ना। तो फिर अगर कोई घुसपैठियों के साथ खड़ा है तो उसके खिलाफ बोलने वाले को आप ऐसा क्यों कहेंगे कि मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है? कैसे बोल देंगे आप? यही तो कैच है, यही कैच है। एक जगह मैं विवेक जी के बात से सहमत हूँ कि आप कहते हैं एंटी नेशनल, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, कौन सा लैंग्वेज है साहब? क्या हो जाएगा उससे? अरे सब देशभक्त है सुधांशु जी, इस चीज को समझ लीजिए। नहीं, बात यह है, लेकिन अगर कोई बयान दे किसी भी पार्टी का, सर सुनिए, कोई भी दे, घुसपैठिए जो है ना, वो सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हैं भाई। उनका हक कौन छीन रहा है? घुसपैठी ही छीन रहे ना। अगर उस पर कोई नेता आकर बोले कि कोई माइकल आज उनको बाहर नहीं, खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो वही तो अभी सुधांशु जी बता रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ऐसा कहती है तो आप लोगों के अंदर कोई कुलबुलाहट नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।